अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, रीडर, स्टेनो एवं प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग जीके सेक्शन करने वाले हैं। इसमें हम लोग सेट नंबर 9 करने वाले हैं। इसके पहले 1 से लेकर 8 तक इस पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। चलिए देखिए, पहला प्रश्न जो है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना आ रहा है। तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की तो 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन के प्रथम सचिव जो थे चीमन लाल थे। इस अधिवेशन के जो प्रथम सचिव जो थे वो चीमन लाल थे, जो कि प्रथम अधिवेशन था। भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन गांधी जी द्वारा स्थापित अहमदाबाद सूती वस्त्र ट्रेड यूनियन है। अगला प्रश्न जो है, चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तो अगर चट्टानें की बात की जाए तो चट्टानें जो होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अवसादी होती है और कायांतरित होती है। कायांतरित चट्टान। अगर सबसे पहले बात की जाए आग्नेय चट्टान कहते किसको है, तो आग्नेय चट्टान से दक्षिण भारत के दक्कन ट्रेप में बना है। अवसादी चट्टान से कोयला, पेट्रोल आदि प्राप्त होता है। अवसादी चट्टान से क्या प्राप्त होता है? कोयला, पेट्रोल आदि प्राप्त होता है। आगरा का किला जो है तथा दिल्ली का लाल किला जो है बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से निर्मित है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का क्या होगा? चट्टानें या सील कहलाती है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी पदार्थ या सतह के कठोर भाग को चट्टान या सील कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे अंतरिम भाग को क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्रोड की अगर गहराई की बात की जाए तो लगभग जो होता है पृथ्वी से लगभग 2900 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2900 किलोमीटर होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के 3 भागों में बांटा गया है। सीमा होता है। क्या होता है? सीमा होता है पृथ्वी का वह भाग जहाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। नीफे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? लोहा और निकेल और लोहा पाया जाता है। निकेल और लोहा पाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है? तो अगर बात किया जाए भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वो होता है अधिक केंद्र पर, एपिसेंटर पर। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो होता है अभी केंद्र पर होता है। भूकंप का उद्भव स्थान उसका केंद्र कहते हैं। उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है। भूकंप केंद्र के निकट P, S और L 3 प्रकार की तरंगे पहुंचती है। L तरंगों की अगर बात करें, L तरंगे जो होती है केवल धरातल पर के पास चलती है, जबकि भूकंप तरंगों की अगर बात की जाए तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से इसे क्या किया जाता है? रेखांकित किया जाता है। भूकंप की अगर तीव्रता की पैमाने की बात किया जाए तो इसे रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। अब भूकंप के अध्ययन को ये भी ध्यान में रखिएगा, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन को सिस्मोलॉजी, और इसके तीव्रता को रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। और जबकि भूकंपीय तरंगे जो होता है सिस्मोग्राफर नामक यंत्र से इसको रेखांकित किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है
राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऐसे सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत रखते हो। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो यहां पर देखिए कौन सा कथन जो है सत्य है। राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो होता है वो अपने कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। और दूसरा जो है, विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य द्वारा सभापति और उपसभापति को चुना जाता है, तो ये भी गलत है। केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूहों की स्थापना हुई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उत्तर भारत में अगर गणतंत्र एवं राजतंत्र समूहों की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बात की जाए तो भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के पुस्तक अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अस्मक एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में थी। अस्मक की राजधानी पोतन थी। अस्मक की राजधानी कहाँ थी, पोतन थी या पोटल्ली थी, जो दामोदर नदी के तट पर स्थित है। आगे का जो प्रश्न है, किस शासक ने अपने को देवता का प्रिय कहलवाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अशोक ने देवनाम की, अशोक जो है देवनाम की उपाधि धारण किया। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में भी ये प्रश्न पूछा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का पतन हो गया तथा उसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से आगरा तक। आपको पता होगा कि पानीपत का युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त होकर मारा गया था इसी युद्ध में और बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने भारत के 5 बार आक्रमण किया था। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाबर जो है भारत पर जो है कितनी बार आक्रमण किया था, तो 5 बार आक्रमण किया था। अगर बाबर की प्रथम आक्रमण की बात की जाए भारत पर, तो भेरा और बाजौर क्षेत्र में यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध ये आक्रमण किया था। बाबर का चौथा आक्रमण जो है पंजाब क्षेत्र का नियंत्रण 1524 ईस्वी में वो कर लिया था और बाबर का 5वां आक्रमण जो था दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायधारिता। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यायधारिता सिद्धांत पर आधारित थी। न्यायधारिता का अभिप्राय अमीर व्यक्ति को अपने आय का एक भाग गरीबों को कल्याण पर खर्च करेगा अथवा दान में दे देगा। अगला जो प्रश्न है, रुपये का अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या है। तो देखिए, रुपये का अवमूल्यन का संकल्पित अगर लक्ष्य की बात की जाए तो होता है निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, ये भी हो जाएगा। बढ़ते आयात को रोकना, ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगर बात की जाए अवमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन का अर्थ की अगर बात की जाए तो ये होता है जानबूझकर अन्य देश की मुद्रा को तुलना में सरकार द्वारा मुद्रा का मूल्य को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। भारत में अगर बात किया जाए अवमूल्यन अब तक कितनी बार हो चुका है, तो 3 बार याद
रखिएगा 3 बार हो चुका। कब कब हुआ है? पहला बार जब हुआ था 1949 में हुआ था, दूसरी बार जो हुआ था 1966 ईस्वी में, और तीसरी बार जब हुआ था 1991 ईस्वी में। 3 बार अब तक रुपयों का अवमूल्यन हो चुका है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का प्रश्न जो है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस बार का वर्ल्ड कप जो है, फीफा वर्ल्ड कप, जो किसके द्वारा जीता गया? तो आप लोगों को सभी को पता है, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया। किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, दंगा। दंगा अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। दंगा अपराध के लिए न्यूनतम 2 व्यक्ति ही पर्याप्त है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। मिथ्या बंधीकरण का अर्थ क्या है? तो मिथ्या बंधीकरण का अर्थ क्या है? तो मिथ्या बंधीकरण का अर्थ जो है, जब किसी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता के बिना किसी विधिक औचित या अवरोधित किया जाता है, तो इसे मिथ्या बंधीकरण कहा जाता है। तो देखिए, बिना किसी वैधिक औचित्य के एक व्यक्ति को स्वतंत्रता को पूर्ण रोका जाता है, अवरोध किया जाता है, इसे ही मिथ्या बंधीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान वर्ग क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मूत्र मार्ग होता है। अधिवृक्क से शुक्राणु शुक्र वाहिका में पहुंचते हैं। शुक्र वाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से क्या करती है? जोड़ती है। आगे का जो प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसा होगा? तो इस प्रश्न का क्या होगा? आभासी एवं सीधा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है 58 नंबर क्वेश्चन जो है, डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। डैश के प्राणी जो होते हैं अगतिशील होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोड़ीफेरा। पोड़ीफेरा एक प्राणी है जो कि गति नहीं करता, अगतिशील होता है। पेरिफेरा संघ के प्राणी को बहुकोशिकीय होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं। इस प्राणी में कोशिका नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पेरिफेरा संघ के प्राणियों को असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? असंख्य क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। तो ये छिद्र भी आप लोग याद रखिएगा। इनके शरीर में गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। पेरिफेरा संघ के प्राणी जो होते हैं स्पंज का प्रयोग ध्वनि अवशोषक के लिए करते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगर सिलेंट्रेट की बात की जाए तो सिलेंट्रेट संघ के प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। ये क्या होते हैं? जलीय द्विस्तरीय होते हैं। ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आगे का जो प्रश्न है 59 नंबर, यौगिक CH3CH3 का क्या नाम है? तो ये देखिए, फार्मूला जो होता है ये होता है एथेन का फार्मूला होता है। मीथेन यौगिक का अनुसूत्र CH4 होता है। यौगिक CH3CH3 नामक एथेन का होता है। नॉर्मल ब्यूटेन की अगर बात की जाए, नॉर्मल पेंटेन सीधी या सरल श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल पेंटेन होते हैं। ठीक है, देखिए CH3 का जो होता है बॉन्ड बनेगा CH3, ठीक है, CH3 इस तरह से यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से इसका क्या बनेगा? ठीक है,
अब इसमें बॉन्डों की संख्या पूछ ले, किसी भी प्रकार से पूछे, ये बिहार एसएससी में इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। HIV का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। HIV का पूछा गया है तो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। ये HIV का पूर्ण रूप होता है। अगर एड्स रोग, असुरक्षित यौन संबंध, रक्तदान, अनियमितता, नशीले दवाओं, संक्रमित इंजेक्शन आदि से क्या होता है? इसका प्रसार होता है। तो इस तरह से आज का सेट समाप्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी इस पर न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार एसएससी के रिगार्डिंग अगर कोई अप टू डेट आती है तो हम लोग उसको 11 बजे से आज ट्विटर पर अभियान है, तो उसमें आप लोग ज़रूर भाग लें और जितना अधिक से अधिक हो तो वो इसमें ट्वीट करें, ताकि और अगर इस ट्वीट से कुछ नहीं होता है तो आगे भी आगे की फिजिकल प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि पूरे परीक्षा में तीनों शिफ्ट का जो है को आंसर शीट वायरल था। यह सरकार भी मानी, लेकिन यह सरकार मानने को तैयार नहीं है कि पेपर एक्सचेंज हुआ है। तो पता नहीं वायरल किस प्रकार का हुआ। जब पेपर वायरल भी हुआ ये भी सरकार कर रही है, लेकिन स्टूडेंट के पास नहीं पहुंचा। ये किस तरह का लॉजिक है समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसा भी होगा इस चैनल के माध्यम से अप टू डेट किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।